शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे महेश नेगी मामले की। तो देहरादून में इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने जो महिला आरोप लगा रही थी उसके कॉल डिटेल खंगाले हैं और इससे बड़े खुलासे हुए हैं। कॉल डिटेल के मुताबिक महिला ने 4 बार विधायक महेश नेगी के बेटे से बातचीत की है। इस दौरान 2 बार विधायक महेश नेगी से जबकि 2 बार विधायक के बेटे से बात हुई है। यानी कि कुछ तो बातचीत ऐसी थी जो दोनों के बीच में चल रही थी। अब कौन किस चीज को यहां पर पूरी तरह से निपटाने की कोशिश कर रहा था या क्या कुछ यहां पर चल रहा था, फिलहाल ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत जरूर हुई है। वहीं इससे पहले विधायक की पत्नी ने 5 करोड़ रुपए मांगकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया था। तो आरोपी महिला ने भी कहा कि उनका शारीरिक शोषण हुआ है। आरोपी महिला तो जो है वो बाकायदा अपनी बच्ची का पिता महेश नेगी को बता रही है। तो राज्य में हलचल जरूर बढ़ गई है और आज पहली बार आरोप लगाने वाली महिला प्रीति सामने आई। तो न्यूज 18 के पास पहुंची प्रीति और यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे बीजेपी विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली प्रीति ने अपनी और अपनी बच्ची की जान को खतरा बताया है और उनका कहना है कि महेश नेगी से उन्हें खतरा है। साथ ही पीड़िता ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में उनकी कोई बात नहीं सुनी है, ना ही एफआईआर दर्ज की है, जबकि विधायक महेश नेगी की पत्नी की तहरीर पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही है। तो सुनिए एक्सक्लूसिव बातचीत, क्या कुछ कहना है इस युवती का। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर महिला आयोग जहां जांच कर रहा है, वहीं पीड़िता आज न्यूज़ 18 के साथ है और वो बताएंगी कि क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में रहा है। मुझे बताइए कि गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, कब से आप जानती थी और अब क्या कहना चाहेंगी? क्या विधायक की तरफ से अभी तक, जब से मामला चल रहा है 4-5 दिन हो गए, आपसे कोई संपर्क किया गया? मैं उनको 2018 से जानती हूँ। 2018 से हमारे बीच में, दोनों के बीच में ये सब चल रहा है और अभी तक 5 अगस्त को मेरी उनसे लास्ट टाइम बात हुई है। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हो रही है। कुछ कहा गया? किसी पार्टी की तरफ से कोई फ़ोन आपके पास आया अभी तक? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया है। 5 अगस्त को मैंने उनको बात करके ये सारी बातें बताई थी। उन्होंने मुझे यही कहा कि मेरे तो चुनाव आ रहे हैं, 2022 में मेरे चुनाव हैं, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे या ये बातें अगर कोर्ट तक जाती हैं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। बात बिगड़ी कहाँ से? आप जैसे जानते थे उनको और आप बता रहे हो कि 2018 से सारी चीज़ें ख़राब हो गई। क्या आखिरी बार बात हुई आपकी जिससे पूरी बात बिगड़ गई और आपको सामने आना पड़ा? बात तो मैं तो सामने आ ही नहीं रही थी। एफआईआर तो उनकी वाइफ ने मेरे लिए करवाई कि मैं उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रही थी। 25 लाख रुपए देके उनकी वाइफ ने मुझे चुप रहने को बोला, जो कि मैं अभी तक, मतलब पैसों का मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे अपनी बेटी का उनके साथ डीएनए टेस्ट करवाना है, बस मुझे डीएनए की रिपोर्ट आने तक इंतजार करूंगी। उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी, या मैं गलत हूँ वो गलत हूँ, इसका निष्कर्ष उसके बाद निकलेगा ना, डीएनए टेस्ट के बाद। बस मैं ये चाहती हूँ वो डीएनए टेस्ट करवाएं अपना। उनकी वाइफ के ने जितने भी मेरे पे आरोप लगाए हैं सारे आरोप झूठे हैं। मैंने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे और ना मुझे अभी कोई पैसे चाहिए, मुझे बस डीएनए की रिपोर्ट चाहिए। आप ये भी कह रही हैं कि आमने सामने होकर बातचीत होनी चाहिए, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं आपसे? उसके बाद आपने 5 अगस्त के बाद उनको कॉल किया था? नहीं, मैंने 5 अगस्त के बाद उनको कोई कॉल नहीं किया था। जब मेरी बात उनकी वाइफ से हुई थी, उस दिन उनके बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। उनकी वाइफ से मेरी बात हो गई थी। उसके बाद वो खुद ही आके यहाँ मुझसे मिली है। वो कह रही है कि मैंने उनको मिलने बुलाया है, ऐसा नहीं है, वो खुद ही आके मुझसे मिली हैं यहाँ पे। बस पुलिस मेरी एफआईआर लिखे, यही कहना चाहूँगी, और उनका डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द हो, क्योंकि मुझे और मेरी बच्ची की जान को खतरा है। जिस तरह से उनकी वाइफ रोज़ रोज़ नए नए लेटर दे रही हैं कि अभी उनकी बच्ची को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, अब उन्हें मेरी बच्ची और मुझे, मेरा क्या डर है? वो इसलिए सामने आए, मुझसे बात करें। अभी आपको सब सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक साहब को भी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये आपने सुना पीड़िता को, और वो कह रही हैं कि उनको और उनकी बच्ची को जान का खतरा है। पुलिस सहयोग नहीं कर रही है इस पूरे मामले में, और अब उनको जो उम्मीद है वो महिला आयोग से है, वहाँ पर वो दरख्वास्त करेंगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में खुलकर बातें तभी सामने आएंगी जब दोनों आमने सामने आएंगे, बीजेपी विधायक भी, और उनकी भी बातचीत करवाई जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और वहीं विधायक महेश नेगी की बात करें तो कोशिश हो रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में वो सामने अभी तक नहीं आए। लेकिन हाँ, न्यूज़ 18 से फोन पर जरूर उन्होंने बात की। इस दौरान महेश नेगी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर कहा कि घिनौनी राजनीति के तहत इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। आपका पक्ष ही नहीं मिल पा रहा हमको।
नहीं, मेरा पक्ष तो यह है कि भाई लोग बाग इतनी घिनौनी राजनीति करने लग गए हैं कि हमें को अब पता चला, ठीक है ना। हम तो क्षेत्र में अपना जो है विकास की बातें करते हैं, अन्य बातें करते हैं, वहाँ लगे रहते हैं काम धंधे पे। लोग बाग जो विकास के क्षेत्र में आते नहीं है जी। और जो है क्या कहते हैं घृणित राजनीति करते हैं, ठीक है ना जी। जो जिसमें जी मेरी वाइफ ने एफआईआर करा रखी है जी। तो जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत नहीं है, जांच हो रही है उसमें। और दूसरे वैसे जैसे ये महिला वो बता रहे हैं कि साहब आप डीएनए टेस्ट करा लो मेरा जी बच्ची का, ये तो असली मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही ना जी, कि भाई ये जो इसके ऊपर एलिगेशन है कि ये 5 करोड़ वाली में बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये नहीं तो हो ही जाएगा, हम काहे के पीछे हो रहे हैं, हर चीज के लिए हम तैयार हैं जी। लेकिन हम पहले ये तो कहेंगे 5 करोड़ वाला जो है तुम वसूली कौन कौन मिलके कर रहे थे, कितने लोग इसमें हैं शामिल, तो उसकी जांच चल रही है। तो जांच के विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। वैसे इस तरह के मामले उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड के नेताओं में कोई नई बात नहीं है। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो हरक सिंह रावत जब उस वक्त वो कांग्रेस में थे, मंत्री थे, उन पर भी आरोप लगे थे। जैनी नाम की महिला ने आरोप लगाए थे, तो उस वक्त विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी और उसने इतना हंगामा काटा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब के विपक्ष की बात करें, यानी कि कांग्रेस की बात करें, तो ऐसा लग रहा है उसे या तो ये मुद्दा गैर जरूरी नजर आ रहा है या फिर वो जानबूझकर इस गंभीर मुद्दे पर बोलने से बच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि वो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है और ये सब सरकार पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या कदम उठाती है। देखिए, इस विषय में भाजपा ही बेहतर बता सकती है क्योंकि वो सरकार भी है, वो राजनीतिक दल भी है। तो क्या मानते हैं कि इस पे पार्टी, क्योंकि मैंने कहा मैं इसको भाजपा पर छोड़ता हूँ, वो राजनीतिक दल भी है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका कहना है कि दोनों पक्षों ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को उसका काम करने देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये उसमें दोनों लोगों ने अपनी शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा की पहचान एक दौर में उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक विपिन चंद्र त्रिपाठी के रूप में हुआ करती थी। जाने माने नेता थे, जन सरोकार से जुड़े हुए नेता थे। त्रिपाठी राज्य के सियासत में उसूलों की राजनीति के लिए जाने जाते थे, लेकिन अरसे बाद भी एक बार फिर ये विधानसभा की जो सीट है वो सुर्खियों में है। लेकिन इस बार मामला प्यार का, धोखे का और जालसाजी का है। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी इन दिनों सूबे की सियासत में चर्चाओं का केंद्र हैं। एमएलए नेगी पर उनके ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने शारीरिक शोषण सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि विधायक की पत्नी ने भी महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप जड़ दिया है। ये पूरा घटनाक्रम भले ही द्वाराहाट से दूर देहरादून में घट रहा हो, लेकिन इसकी तपिश विधानसभा के हर कोने तक पहुंची है। आलम यह है कि द्वाराहाट की महिलाओं में इस मामले को लेकर खासी नाराजगी है और जल्द डीएनए टेस्ट की मांग कर रही हैं। मैं तो यही कहती हूँ, एक महिला के उपलक्ष्य में ऐसी मतलब वो हो रही है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि अगर ऐसा गलत काम करते हैं तो इसमें महिलाओं ने क्या, पूरी जनता ने साथ देना चाहिए। सर, हम ये मांग कर रहे हैं जो आज इस महिला के साथ दुराचार हुआ है, इस महिला के साथ उनको अपने डीएनए चेकअप के लिए आगे आना चाहिए, नहीं तो सारी महिलाएं इसका विरोध करेंगी जब तक वो अपने डीएनए जांच नहीं कराएंगे। सूबे की सियासत में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। पूर्व सीएम एनडी तिवारी को भी डीएनए टेस्ट के बाद रोहित शेखर को स्वीकार करना पड़ा था। यही नहीं, जेनी प्रकरण में वर्तमान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भी तिवारी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में प्रीति की माने तो उनकी बेटी के जैविक पिता एमएलए महेश नेगी हैं। जो भी है प्रशासन, जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं और रही बात संगठन की, संगठन भी अपने स्तर से इस पर जांच ले रहा है और मेरा इतना ही कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजकल के जमाने में ऐसा होता है कि एक हाथ से तो ताली बजती भी है नहीं, निष्पक्ष हुई हुआ क्यों। इस वक्त हम खड़े हैं द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी के घर के सामने, जहां पर भाजपा विधायक पर महिला ने शोषण का आरोप लगाया है। यहां से महिला का घर सिर्फ 10 कदम दूर पर है। विधायक के घर में पिछले 8 दिन से कोई भी नहीं है। रामू नाम का केयरटेकर है और वो उनका कहना है कि पिछले 8 दिन से विधायक देहरादून पर है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 द्वाराहाट, अल्मोड़ा। तो देहरादून में भले ही कांग्रेस सुस्त नजर आ रही हो और मुद्दे को उठाने से बच रही है, लेकिन द्वाराहाट समेत पूरे जिले में बीजेपी विधायक का पुतला फूंका जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि विधायक को अपना डीएनए टेस्ट करवाना ही चाहिए, जिससे सच सामने आएगा।
जिला कांग्रेस कमेटी ने दोराहाट में एक रैली निकाली है। रैली के दौरान एक ज्ञापन भी एसडीएम को दिया है। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और हम प्रदेश सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर निष्पक्ष जांच करे और उसकी डीएनए जांच करे तुरंत। चलिए आगे बढ़ेंगे। साल 2016 में जो बगावत हुई थी, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आए थे, उसके बाद से हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच की तलखियां हैं वो जग जाहिर हैं और गाहे बगाहे एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। ऐसे में जबकि हरीश रावत एक बार फिर से पहाड़ प्रेम को बार बार दर्शा रहे हैं, पहाड़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो हरक सिंह रावत तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि पिटे हुए मोहरे राजनीति में नहीं चलते और जनता जानती है। उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री के रूप में हार के, एक बार जब आदमी पिटा हुआ मोहरा हो जाता है, मैं हरीश भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक कहावत है कि जब एक बार मोहरा पिटा हो जाता है तो जनता में फिर उसकी साख जो है उसी तरह हो जाती है। अब मैं कैसे जीतता हूँ चुनाव? क्यों एक बनी हुई है कि साहब ये थोड़ी कि मैं बहुत कुछ चमत्कार करता हूँ या कुछ करता हूँ, लेकिन एक इमेज डेवलप है कि साहब राहुल जी जहां जाएंगे चुनाव जीतेंगे। तो कोरोना काल में सरकार पर्यटन के नए नए आयाम तलाश रही, नई नई संभावनाओं को ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री ने चमोली के बैनीताल में एस्ट्रो विलेज बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि महानगरों में इतना प्रदूषण रहता है कि जिसकी वजह से आसमान के तारे नजर नहीं आते, लेकिन पहाड़ों में तारा केंद्र खोलकर न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा, बल्कि एस्ट्रो पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक दुनिया में एक नए तरह का पर्यटन विकसित हुआ है, एस्ट्रो टूरिज्म, और इसलिए बैनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में हम विकसित करेंगे ताकि उसमें जो पर्यटक हैं जो तारा दर्शन के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकें। वो काफ़ी खर्चीले भी होते हैं। उत्तराखंड राज्य को आज खर्चीले पर्यटकों की आवश्यकता है। और खबर देहरादून से है, जहां हर्रावाला में 300 बेड का अस्पताल बनेगा। मैटरनिटी और कैंसर हॉस्पिटल के लिए बजट को मंजूर कर लिया गया है। शासन ने इसके लिए 106 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए हैं। तो अगले 18 महीने में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। तो बड़ी खबर है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे जरूरी सेवाएं हैं। ऐसे में हर्रावाला में एक बड़ा अस्पताल 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य में 2016 के बाद पीसीएस परीक्षा नहीं होने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य बनने के बाद अब तक सिर्फ 6 बार ही पीसीएस परीक्षा हुई है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो राज्य में अगले 3 से 4 दिन लगातार बारिश होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कुछ जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। निदेशक का कहना है कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में ज्यादा मुश्किल समय आने वाला है और अगले 2 दिन में यहां लगातार बारिश होगी। तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। तो आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगाइए कि जो इंसान जीवित हैं वो तो बारिश के बीच में संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। देखिए जरा, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता जल रही थी नदी के किनारे, तभी अचानक पहाड़ी नदी में इतना तेज पानी आया कि पूरी जलती हुई चिता को ये सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया और लोग इधर उधर भाग गए और इसके बाद उससे शव का कोई अता पता नहीं चल पाया जिसका अंतिम संस्कार हो रहा था। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि राज्य के किस जगह का है, किस इलाके का ये वीडियो है, क्योंकि पहाड़ी राज्य हैं तो ऐसे में नेपाल के इलाके भी सटे हुए हैं। लेकिन एक बात जो साफ समझ में आ रही है कि बारिश ने चाहे जिंदा इंसान हो या फिर मृतक, सबको अपनी तबाही से परेशान कर रखा है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग के जजरेड़ पहाड़ी नासूर बनकर आए दिन लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं, जिससे आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं और जान का खतरा अलग से बना हुआ है। उनका कहना है कि जो सब्जियां इस वक्त पहाड़ों में हो रही हैं, एक तो वैसे ही पानी की वजह से वो खराब हो जाती हैं और ऐसे में वो वक्त पर मंडी तक नहीं पहुंच रही, जिससे बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है।
चमोली के गौचर स्थित आईटीबीपी के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिससे वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां ऑल वेदर रोड की कटिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से और ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है और एक बार फिर से मलबा आ गया और एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया है। पिथौरागढ़ में एक बार फिर से आफत बरसी है आसमान से। बारिश की वजह से 4 घर पूरी तरह मलबे से पट गए। जीआईसी के पास सुनीगढ़ का इलाका है, जहां एक घर में इतना मलबा घुसा कि सीमेंट की मजबूत छत भी दरक गई। गनीमत ये रही कि इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और इस घर से सटे 2 बाकी मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं बजेटी नाले के पास भी एक घर खतरे की जद में आ गया है। पिथौरागढ़ की सोरघाटी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। बावजूद इसके इस साल की बरसात सोरघाटी में भी भारी पड़ी। आप देख सकते हैं ये नया मकान यहाँ पर बना हुआ है और मकान के ठीक ऊपर भारी मलबा गिरा है, जिस कारण ये पूरा का पूरा लेंटर आप देखिए किस तरीके से टूटने की कगार पर है। शुक्र इस बात का है कि इस घर में जिस वक्त ये हादसा हुआ कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो उत्तराखंड की हर एक खबर से वाकिफ हों और वक्त रहते उन्हें नई खबरें मिलते रहें। तो ऐसे में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर आप हर रोज शाम 4:27 पर भी उत्तराखंड की दिन भर की छोटी बड़ी हर हलचल देख सकते हैं। तो जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं और जो हमारा समय है तो 4:27 पर भी आप देखना ना भूलिए उत्तराखंड की हर महत्वपूर्ण खबर हमारे बुलेटिन में। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।